ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ हेवन ने इमॉर्टैलिटी के रास्ते को बंद करके इंसानों से मुंह फेर लिया था। मासूम लोग डीमन गॉड्स की पूजा करने पर मजबूर थे और बदले में उन्हें मिलती थी हर रोज मौत से भी बदतर सजा। और तब इस अंधेरे के बीच एक मामूली सा सांप पकड़ने वाला लड़का सामने आया, जू यांग। उसने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और एक डीमन गॉड का ही अंत कर दिया। उसने ये सब किया था लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उसी पल पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन गई। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कल्टीवेशन के रास्ते पर चलना होगा, हेवंस के खिलाफ बगावत करते हुए। क्या जू यांग इमॉर्टैलिटी को हासिल कर पाएगा या फिर वो भी उन्हीं लोगों की तरह मिटा दिया जाएगा जिन्होंने किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत की थी। चोजन डे आ चुका है और यही से शुरू होती है असेंशन ऑन द चोजन डे। तो चलिए देखते हैं आखिर इस बगावत की जंग में जीत किसकी होगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें आसमान का भयानक नजारा दिखाया गया, जहाँ पर डाव ऑफ हेवन काफी ज्यादा गुस्से में था। साथ ही वहाँ पर हम हजारों कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं जो कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के लिए तैयार थे, जिन पर लगातार हेवनली थंडर से अटैक हो रहे थे। इन्होंने लगभग 81 हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पास किया था, मगर अभी भी हेवन का कहर खत्म होने का नाम नहीं लेता। इनके साथ जो मास्टर थे वो हेवन का एक क्रोध देख कर ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि हमने 81 ट्रिब्यूलेशन को झेल लिया, अब तो एक कैटास्ट्रॉफी खत्म होनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हेवन के अगले वार में वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर मारा जाने लगा। साथ ही पूरे आसमान में हेवन की आवाज गूंजने लगी। हेवन कह रहा था कि तुमने असेंड होने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को काफी ज्यादा पुश किया और इसी वजह से तुम हेवनली realm में असेंड तो नहीं होंगे, बल्कि तुम पर एक और हमला होगा। और फिर सबसे पावरफुल थंडर ने उनकी मास्टर पर भी हमला कर दिया। वेले 8000 की थंडर थी, जिसके चलते वो कल्टीवेटर उसमें बुरी तरह से पेरिश हो गया। वो कह रहा था कि आखिर इस मॉन्स्टर्स ट्रिब्यूलेशन को क्रिएट किसने किया। अब इस 8000 थंडर की वजह से हम इमॉर्टल्स के पास असेंशन की कोई उम्मीद नहीं, हम कभी भी इमॉर्टैलिटी को हासिल नहीं कर पाएंगे। इस जबरदस्ती लादी गई तकदीर को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मगर एक्सेप्ट तो उसे करना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी थी। अब एक नरेटिंग वॉइस हमें बताने लगी कि एंशिएंट टाइम्स में एक ग्रेट कैलामिटी हुई थी। उस कैटास्ट्रॉफी के बाद इमॉर्टैलिटी हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। उस वक्त दुनिया की कमान संभाली अंडरवर्ल्ड और इंपीरियल कोर्ट ने। इन दोनों ने कई सौ सालों तक इस दुनिया पर राज किया, लेकिन हजारों सालों बाद इंपीरियल कोर्ट की पावर डिक्लाइन होने लगी। वेल, इस कोर्ट में टोटल 8 ग्रेट क्लैन शामिल थे, मगर वो खुद ही इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ हो गए। उन 8 ग्रेट क्लैंस ने एक साथ मिलकर इंपीरियल कोर्ट की पावर को सीज कर दिया और इंपीरियल कोर्ट की पावर को डिक्लाइन होता हुआ देखकर अंडरवर्ल्ड ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने मॉर्टल realm पर अटैक करते हुए यहाँ की पावर को स्क्वैलो करना शुरू कर दिया। उस वक्त मॉर्टल realm में chaos मचा था। डीमंस और वाइल्ड मॉन्स्टर ने मॉर्टल realm पर कब्जा कर लिया। इंपीरियल कोर्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद उन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं बचा, जिसके चलते अंडरवर्ल्ड ने मॉर्टल्स पर अपने रूल लागू करना शुरू कर दिए। अंडरवर्ल्ड के देवता लोगों से ट्रिब्यूट लेते थे। ट्रिब्यूट के तौर पर उन्हें ढेर सारा खाना और ऑफरिंग मिलनी चाहिए। वही दूसरी तरफ 8 ग्रेट नोबल फैमिलीज भी उनसे टैक्स वसूल करती थी। यानी कि इन नोबल फैमिलीज और अंडरवर्ल्ड के देवताओं ने मिलकर मॉर्टल्स का जीना हराम कर दिया और इन कमजोर लोगों ने भी अपनी नियति को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई मसीहा उन्हें इन जंजीरों से आजाद करेगा। अब वो अंडरवर्ल्ड के देवताओं को अपना भगवान मानने लगे। और अब हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। आज यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के देवता की वर्शिप की जाएगी और इसी वजह से हर एक मॉर्टल अपनी बची कुची कमाई का इस्तेमाल करते हुए वर्शिप के लिए सामान खरीदने लगा। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि अंडरवर्ल्ड का गॉड इस साल उन पर रहम दिखाए। पिछले साल तो सूखा पड़ा था, जिसके चलते यहाँ पर फसल नहीं हुई, लेकिन अगर ये लोग नरक के देवता को इस बार खुश कर पाए तो यहाँ पर बारिश होगी और फिर हो सकता है कि इन सभी लोगों को पेट भर के खाना मिल जाए। वहीं पर हम जियांगलू नाम के एल्डर को देख पाते हैं, जो कि लकड़ियाँ बेचने का काम करते थे। आज वो चाहते हैं कि उनकी थोड़ी बहुत फायरवुड सेल हो जाए, ताकि उनके पास इतने पैसे आ जाए कि वो अंडरवर्ल्ड गॉड के लिए थोड़ी बहुत ऑफरिंग खरीद सके। यहाँ पर एल्डर लू के हाथ में जली हुई ब्रेड का टुकड़ा था, मगर जैसे उन्हें अपने सामने एक भूखा कुत्ता नजर आया, उन्होंने तुरंत ही अपनी ब्रेड उसे थमा दी। एल्डर लू एक बहुत ही रहमदिल इंसान थे, जो कि खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। अब टाउन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी जंगलों में काफी ज्यादा हलचल मच गई। एक बड़ा ही भयानक बीस्ट जंगलों में तबाही मचा रहा था और उसने न जाने कितने ही सारे बीस्ट का शिकार कर दिया। और अब जंगल में मचने वाली तबाही सीधे इनके टाउन
तक पहुंच गई। वेल यहाँ पर एक डीमन ब्लैक पाइथन घुस चुका था और इस भयानक पाइथन को देखते साथ ही लोगों में अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। हर एक बंदा अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वहीं पर हम एक छोटे बच्चे को देख पाते जो कि अपनी माँ से बिछड़ चुका था। जैसे एल्डर जियांगलू ने उसे देखा, वो अपने फायरवुड को छोड़कर सीधे उस बच्चे को उठा लेते हैं। इधर उस पाइथन ने न जाने कितने सारे जानवरों को निगल लिया था और अब वो एल्डर जियांगलू के पीछे लग गया। मगर तभी वहाँ पर एंट्री हुई इस विलेज के स्नेक कैचर की। सांपों को पकड़ना इसका पेशा था और यही है हमारी कहानी का हीरो जुयांग। उसने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उस पाइथन के मुंह पर लात जड़ दी और अब उस पाइथन की टेल को पकड़ते हुए उसे गोल गोल घुमाकर सीधे जमीन पर पटक देता है। वेल जुयांग की इस मूव से वो पाइथन घायल तो नहीं हुआ मगर वो काफी ज्यादा भड़क गया था। वो जुयांग से कह रहा था, साले बदबूदार इंसान, तेरी वजह से मेरा खाने का प्लान डिस्टर्ब हो गया, अब तो तू ही मेरा पेट भरेगा। और इतना कहते साथ ही वो पाइथन जुयांग के पीछे पड़ गया। मगर जुयांग ने तो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए इस पाइथन की हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया। वेल जुयांग एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर था। उसे पता है कि सांप की बॉडी पर कौन से वीक पॉइंट्स थे। अगर उन जगहों पर स्ट्राइक हिट की जाए तो ये पाइथन घायल हो जाएगा। इसलिए जुयांग ने सबसे पहला तो उसकी पूंछ की हड्डी पर अटैक किया, जिसके चलते वो पाइथन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जुयांग ने अगला अटैक किया था उसके मिड सेक्शन पर। थर्ड स्ट्राइक हिट हुई उस पाइथन के गले पर और फाइनली एक जबरदस्त लात पड़ी उसके जबड़े पर। जुयांग की 4 ही स्ट्राइक में उस पाइथन की हड्डी पसलियां एक हो गई। वो बेचारा तो घायल होकर जैसे नीचे पटका वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वेल एक छोटा सा चितकबरा सा सांप था और इस सांप का नाम था नियो 7। टाउन के लोग भी जुयांग की इन स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहते हैं कि जुयांग की स्किल तो दिन ब दिन और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही। आफ्टर ऑल ये काम जुयांग की फैमिली जनरेशन से करती आ रही। स्नेक कैचिंग में उसका एक्सपर्ट होना तो बनता ही था। उतने में एल्डर जियांगलू उसका शुक्रिया अदा करने लगे, जिस पर जुयांग कह रहा था कि एल्डर आप तो ऐसी बातें ना करो, आपने बचपन से मुझे सहारा दिया। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद वो आप ही थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया। अगर आप ना होते तो मैं बचपन में ही मारा जाता। वेल जुयांग के मुंह से उसके पेरेंट्स का जिक्र सुनते साथ ही एल्डर जियांग थोड़े से मायूस हो गए। वो कहते जुयांग, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और फादर दोनों भी स्नेक कैचर्स थे और सांपों को पकड़ते वक्त ही उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वैसा ही अंजाम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम गुजारा करने के लिए कोई और काम देखो। सांपों को पकड़ना भयानक साबित हो सकता। और उतने में जुयांग उस छोटे से सांप के पास पहुँच गया। वो कहते हैं एल्डर, मुझे जल्दी से इस सांप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर तो मुझे गवर्नमेंट से टैक्स की माफी मिलेगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरे काम को लेकर परेशान हो, लेकिन अगर मैंने कोई दूसरा काम किया तो सारा पैसा टैक्स भरने में ही चला जाएगा और फिर तो मेरे पास भूखा मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। देखा दोस्तों आपने, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जुयांग भी टैक्सेशन से परेशान है। और अब जुयांग उस स्नेक को अपने बास्केट में भर के घर की तरफ निकल पड़ा। इधर नियो 7 कह रहा था कि मैं एक डिमोनिक स्नेक हूँ, मगर फिर भी मुझे इसलिए पकड़ा गया ताकि ये बंदा अपने टैक्स को बचा पाए। ये तो मेरा घोर अपमान हुआ। जब ये बात मेरी स्नेक की नोबल फैमिली को पता चलेगी तब वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस बंदे को पता ही नहीं कि मैं नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तब तक जुयांग अपने घर पर पहुँच गया था। तभी नियो 7 उससे कहने लगा कि बच्चे, तेरे पास अभी भी मौका है, जल्दी से मुझे रिलीज कर। तू नहीं जानता कि मैं कितनी पावरफुल स्नेक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परदादा और दादा पढ़ाई लिखाई में माहिर थे और उन्हीं का खून मेरे भी रगों में दौड़ता है। जिस पर जुयांग कह रहा था, सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें रिलीज नहीं कर सकता। स्नेक कैचिंग के बिजनेस में सांपों को पकड़ा जाता, ना कि उन्हें रिलीज किया जाता। मेरे फादर और ग्रैंडफादर भी स्नेक डीमंस को ही कैप्चर करने का काम करते थे और उसी के चक्कर में वो मारे गए। जिस पर नियो 7 कह रहा था कि हाँ, एक स्नेक कैचर ने मेरी भी फैमिली को मार दिया था। तभी नियो 7 उसे बताता है कि मैं 120 साल पुराना सांप हूँ, मेरे तो ड्रैगन बनने के भी चांसेस हैं। मुझे लगा था कि आगे चलकर मैं एक ड्रैगन बनकर सभी इवल लोगों का खात्मा करूंगा, लेकिन आज मेरी जिंदगी और मौत का फैसला एक सांप पकड़ने वाले बच्चे के हाथ में है। ऐसी बेकार किस्मत तो किसी की नहीं होनी चाहिए। और इतना कहते साथ ही नियो 7 ने अपनी हड्डियों को जोड़ना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने अपनी सारी हड्डियों को सेट कर लिया। अब उसे बस एक ही चीज का इंतजार था कि कब जुयांग उसके पास आकर बास्केट को
ओपन करे। जैसे ही बास्केट ओपन होगी वो सीधे जुयांग पर हमला कर देगा। वो सोच रहा था कि बस एक बार ही बंदा मेरे हाथ लग जाए, मैं इसमें अपने दांत गड़ाकर इसे सीधे इसकी फैमिली के पास पहुंचा दूंगा। मगर उतने में न्यू 7 को उस कमरे में एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हुए। उसने देखा कि जुयांग तो कल्टीवेशन में बैठा हुआ है और उसकी एनर्जी को देखते साथ ही न्यू 7 हैरान हो गया। वो हैरान होकर सोच में पड़ गया कि बच्चा तो सन एंड मून के इसेंस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, मगर ये तो एक डिमोनिक कल्टीवेशन है। एक ह्यूमन कभी भी डिमोनिक कल्टीवेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसने तो अपनी ह्यूमन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना था, तो फिर ये बच्चा हमारी बिरादरी की टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करने लगा। साथ ही 7 नियो ने महसूस किया कि जुयांग अपनी ची पावर और ब्लड को काफी तेज रफ्तार के साथ टेम्पर कर सकता। आखिर ये जुयांग एग्जैक्टली है कौन? कहीं ये हमारे डीमंस की बिरादरी का कोई भूला बिसरा भाई तो नहीं है? और उतने में एल्डर जियांगलो उससे मिलने पहुंच गए। वो कह रहे थे कि आज नेदरवर्ल्ड के गॉड की पूजा होने वाली है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो जुयांग उन्हें बताने लगा कि मैं भी वहाँ पर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उस गॉड को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार मैं वर्शिप में शामिल ही नहीं होऊंगा। अब ये सुनते साथ एल्डर जियांगलो पैनिक हो गए। वो उससे कहते, बच्चे प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि वर्शिप में हम सभी को जाना ही पड़ता। नेदरवर्ल्ड के गॉड के सामने अगर सिर झुकाओगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। उतने में उन्हें जुयांग के पेट से आवाज आई। वो समझ गए थे कि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो एल्डर लू के पास जो ब्रेड का पीस था उन्होंने जुयांग के हवाले कर दिया। साथ ही वो उसे बता रहे थे कि हो सकता है नेदरवर्ल्ड का गॉड तुम्हें नोटिस ही ना करे। और इतना कहते साथ ही जियांगलू वहाँ से रवाना हो गए। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही जुयांग ने न्यू 7 को उठा लिया। वो उसे चुप करते हुए बताने लगा कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, लेकिन तुझे मारने में मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। अगर तू जीना चाहता है तो मेरे सवालों के जवाब दे, बता तो एक डीमन कैसे बन गया। तो न्यू 7 ने घबराते हुए तुरंत ही उसके सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए। वो कह रहा था, मेरे भाई ये एक लंबी कहानी है। दरअसल मेरे ग्रैंडफादर एक पॉइजनस स्नेक थे और एक दिन वो ऐसे ही घूमते फिरते केव में पहुंच गए। वहाँ से उन्हें 2 स्क्रोल्स और पिल से भरा हुआ एक गोल्ड हासिल हुआ। उन्होंने जैसे ही पिल्स को कंज्यूम किया उनके दिमाग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोलना, पढ़ना और लिखना सब कुछ सीख लिया। साथ ही साथ स्क्रोल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कल्टीवेशन की भी शुरुआत कर दी, जिसके चलते वो एक डिमोनिक पाइथन में तब्दील हो गए। और फिर उन्होंने वो स्क्रोल मेरे पेरेंट्स के हवाले कर दिया और ऐसे ही करते करते वो स्क्रोल मुझ तक भी पास डाउन हो गया। ये हमारी फैमिली की एक प्रॉपर लेगेसी है जो कि न जाने कितनी सारी पीढ़ियों से चलती आ रही। वाले सारी बातें न्यू 7 काफी ज्यादा प्राउड होकर बता रहा था। उतने में जुयांग उससे कहता है कि चल जल्दी से वो स्क्रोल मेरे हवाले कर दे। अब वैसे तो न्यू 7 अपना स्क्रोल उसे देना नहीं चाहता, लेकिन जैसे जुयांग ने अपना पंच उठाया वो तुरंत ही अपना स्क्रोल उसके हाथ में रख देता है। वो जुयांग को बड़े ही प्यार से कहने लगा कि मेरे भाई ये स्क्रोल पढ़ते साथ ही मुझे वापस कर देना। वेल इस स्क्रोल पर द ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक लिखी गई थी। साथ ही उस पर एक और टेक्निक नोट की गई थी जिसे एलिफेंट फूड सॉक्स डीमन फीस्ट कहा जाता था। तो जुयांग हैरान होकर न्यू 7 से कहने लगा कि तू तो एक सांप है, ना तेरे हाथ है और ना पाँव है, तो फिर इस एलिफेंट फूड सॉक्स डीमन फीस्ट को प्रैक्टिस करने से क्या फायदा। लाते और मुक्के मारने के लिए तो हाथ पाँव की जरूरत पड़ती, जो तो तेरे पास है ही नहीं। जिस पर न्यू 7 कह रहा था कि देख भाई, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना, और वैसे भी मेरे पूर्वजों ने कुछ ज्यादा टेक्निक तो मेरे लिए छोड़ी नहीं जिसमें से मैं कोई पिक कर लूं। ये एक दो ही थी जिन्हें मैंने हासिल किया। सब जुयांग दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसके पास से जो द ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक मुझे मिली है ये मेरे टाई गाइडिंग टेक्निक से काफी ज्यादा अलग है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा कि इन दो टेक्निक में कुछ तो सिमिलर है। तो काफी सोचने के बाद जुयांग न्यू 7 को बताने लगा कि तुम्हारी ये टेक्निक सिर्फ तुम्हें ची गैदरिंग स्टेज तक ही पहुंचा सकती है, तुम कल्टीवेशन के कोई बादशाह तो नहीं बनने वाले। जो सुनते साथ ही न्यू 7 को टेंशन आ गया। साथ ही जुयांग उसे अपना एक बास्केट दिखा देता है जिसमें कई सारी टेक्निक पड़ी हुई थी। न्यू 7 कहता है, बाप रे तुम्हारे पास तो ढेर सारी डिमोनिक टेक्निक है। जिस पर जुयांग कह रहा था कि मैं सिर्फ स्नेक कैचर नहीं हूँ, बल्कि मैंने न जाने कितनी सारे डीमंस का शिकार किया। 10-15 मील के इलाके में जितने भी डीमंस थे वो सब के सब मेरे शिकार हो गए, मगर उनके पास भी कोई खास टेक्निक मौजूद नहीं थी। उनकी मदद से मैं सिर्फ ची गैदरिंग स्टेज पर ही पहुंच सकता था। इनफैक्ट मेरी जो टाई गाइडिंग टेक्निक है वो भी इन्हीं लो लेवल की टेक्निक में आती। जिस पर न्यू 7 गुस्से में कहने लगा कि ये जरूर से तुम इंसानों की चाल होगी, तुमने जानबूझकर हम डीमन के पास बिगिनर टेक्निक के अलावा और कोई छोड़ी ही नहीं। तुम नहीं चाहते कि हम लोग पावरफुल बने। हालांकि जुयांग को न्यू 7 की एलिफेंट फोर सॉक्स डीमन फिस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें जियांग फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल दिखाया गया। इसी जगह पर
नेदरवर्ल्ड के गॉड की पूजा होगी, इसलिए टाउन के सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। हर एक फैमिली का एक एक बंदा यहाँ पर आ चुका था। वहीं पर हम एल्डर जियांग लू को देख पाते जो कि खाली हाथ प्रेयर्स में आए थे। जितने भी लोगों ने ऑफरिंग्स लाई थी उस सब के सब एक पतीले में जमा करने लगे और उतने में वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी, यानी कि नेदरवर्ल्ड के गॉड का यहाँ आने का वक्त हो चुका था। इसलिए इन सभी लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए और अब हमें नेदरवर्ल्ड के गॉड का स्टैचू दिखाया गया जो कि पूरी तरह से शैटर होकर उसमें से एक डेटी बाहर आ गया। जियांग विलेज की इस डेटी को द ग्रीडी वुल्फ के नाम से जाना जाता था। ये नेदरवर्ल्ड का एक गॉड है जो कि हद से ज्यादा लालची था। उसने तो वहाँ आते साथ ही सुअर की कटी हुई गर्दन को कंज्यूम कर लिया, साथ ही वहाँ रखे हुए फलों के साथ साथ वो अगरबत्तियां भी खाने लगा। थोड़ी देर में वहाँ मौजूद सारा खाना उसने चट कर लिया था, मगर अभी भी उसका पेट नहीं भरा था, इसलिए वो गाँव वालों पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि हर महीने में तुम लोग बस मुझे 2 बार ही खाना खिलाते हो, मगर फिर भी तुम पेट भर के मुझे खाना नहीं देते। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि मुझे भूखा रखने की वजह से मैं यहाँ पर बारिश करना बंद कर दूंगा? जो सुनते साथ ही सभी लोग पैनिक होकर अपना सिर पटक पटक कर डीमन गॉड के सामने माफी मांगने लगे। वहीं पर हम स्क्वायर जियांग को देख पाते हैं जो कि डीमन गॉड को बता रहा था कि स्क्रॉल में हमने सभी की ऑफरिंग की डिटेल लिख दिए हैं। आपको जिसने जो भी ऑफर किया वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। तो स्क्रॉल को ऑब्जर्व करने के बाद डीमन गॉड को पता चला कि यहाँ पर एक बंदा खाली हाथ आया है। बताओ तुम में से किसका नाम है जियांग लू? अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जू यांग को देख पाते हैं जो कि एलिफेंट 4 सॉक्स डीमन फीस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन की शुरू करते साथ ही उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये देखकर ही न्यू 7 हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि जब भी मैंने इस टेक्निक की प्रैक्टिस की तब तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तब तक जू यांग भी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि एलिफेंट 4 सॉक्स डीमन फीस्ट तो मुझे काफी ज्यादा सूट कर रही, इसे मैं परफेक्ट लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। और उतने में जियांग को किसी की आवाज आई। दरअसल विलेज की 2 औरतें एल्डर जियांग लू के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि जियांग लू तो बिना किसी ऑफरिंग के नेदरवर्ल्ड के गॉड के सामने पहुंच गया। अब तो डीमन गॉड उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर दूसरी औरत कह रही थी कि जियांग लू की फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, वो तो अपनी ही फैमिली का पेट नहीं पाल सकता। उस बेचारे के पास भला ऑफरिंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जियांग ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब उसे जियांग लू की फिक्र होने लगी। इधर वो डीमन लॉर्ड एल्डर जियांग लू के सामने पहुंच गया। एल्डर उसे बता रहे थे कि पिछली बार कुछ भी फसल नहीं हुई और इसी वजह से मेरे फैमिली के पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। और तभी डीमन लॉर्ड उस पर एक लात जड़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है, चलो जल्दी से उसे मेरे हवाले करो। अब ये सुनते साथ ही एल्डर पैनिक होते हुए उस डीमन गॉड से कहने लगे कि प्लीज मुझे 2 दिनों की मोहल्लत दीजिए, मैं कुछ भी करके आपके सामने प्रॉपर ऑफरिंग पेश करूंगा। जिस पर डीमन गॉड कह रहा था कि ना, मुझे तो अभी के अभी तेरी बेटी चाहिए। तो एल्डर लू से रोते हुए बताते कि मेरे पास टैक्स भरने के लिए कोई पैसा नहीं था, जिसके चलते गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मेरी बेटी को लेके चले गए। जब तक मैं उन्हें पैसा नहीं दूंगा तब तक वो मेरी बेटी को रिहा नहीं करेंगे। मगर डीमन गॉड तो इससे ऑफेंड हो गया। वो कह रहा था कि तूने ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट की, लेकिन मेरी औकात तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। उतने में स्क्वायर जियांग डीमन गॉड से कहता है कि मेरे लॉर्ड प्लीज शांत हो जाए, हम पहले से ही जानते थे कि आपको जियांग लू की बेटी काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से मैंने उसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल से छुड़वा लिया। मैं आज उसे आपके सामने ऑफर करने ही वाला था। जिसके बाद वो अपने चमचों को हुक्म देता है कि चलो रे दुल्हन को गॉड के सामने पेश करो। वहीं दूसरी तरफ हम जुयांग को देख पाते हैं जो कि काफी तेजी के साथ एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ भाग रहा था, लेकिन एंसेस्ट्रल हॉल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तब तक एल्डर जियांगलू की बेटी जियांग शू को डीमन गॉड के सामने पेश किया गया। यहाँ पर एल्डर जियांग रो रो कर रहम की भीख मांग रहे थे, मगर डीमन गॉड को उस पर कोई तरस नहीं आता। उसके तो पेट से एक और डीमन बाहर आ गया जो कि इस डीमन गॉड का असली फॉर्म था। वो डीमन तो अपनी गंदी जुबान से ही जियांग शू को चाटने लगा। उस भयानक डीमन को देखते साथ ही वो लड़की डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं पर एल्डर जियांग रहम की गुहार लगा रहे थे, मगर उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया गया। मगर फिर भी वो अपना सर पटक पटक कर डीमन गॉड से रहम मांग रहे थे कि उसकी बेटी को आजाद किया जाए। जिस पर डीमन गॉड कहने लगा कि यहाँ मौजूद हर एक बंदे ने मुझे कुछ न कुछ ऑफर किया है, इसलिए मैं उन्हीं के खेतों में बारिश
बारिश करूंगा। और रही बात तेरे खेतों की, तो उस पे कोई बारिश नहीं होगी। भले तेरी बेटी को यहाँ पर ऑफर किया गया, मगर ये तोहफा तो मुझे स्क्वायर जियांग ने दिया था, इसका तेरे साथ कोई लेना देना नहीं। और इतना कहते साथ ही वो डीमन गॉड वहाँ से जाने लगा। वो कह रहा था कि मुझे तो रात होने का इंतजार नहीं, मैं अभी के अभी उस लड़की के साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। तो स्क्वायर जियांग कहता है कि डीमन गॉड आप एकदम सही बोल रहे हो। और फिर उसने एंसेस्ट्रल हॉल को खाली करने का हुक्म दिया। वो सभी बंदों को बताने लगा कि आज डीमन गॉड काफी अच्छे मूड में है, तो उसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इधर एल्डर जियांग को लग रहा था कि सब कुछ तो वैसे ही खत्म हो गया, अगर मैं अपनी बेटी को ही बचा नहीं पाया तो मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। और तभी उन्हें जुयांग की आवाज आई, जो कि डीमन गॉड से कह रहा था कि एल्डर जियांगलू की ऑफरिंग को मैं लेकर आया हूँ। दरअसल वो गलती से अपनी सारी ऑफरिंग मेरे घर पर ही भूल गए थे, मगर जैसे ही जुयांग ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने एल्डर जियांगलू का खून था। उन्होंने पिलर पर अपना सिर पटकते हुए खुद की जान दे दी। जुयांग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वहीं पर डीमन गॉड देखता है कि जुयांग उसके लिए स्नेक्स की गॉल ब्लैडर्स लेके आया था, मगर अब उसे इस ऑफरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो जियांगशु को रिलीज नहीं करना चाहता। वो स्क्वायर से कहता है कि जल्दी से इस लाश को यहाँ से हटा दो और ये हॉल फटाफट से खाली कर देना। मैं अपनी दुल्हन के साथ एंजॉय करने वाला हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो स्क्वायर तुरंत ही जुयांग से कहने लगा कि जल्दी से इस बुढ़े की लाश को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अब हमारे डीमन गॉड जियांगशु के साथ सुहागरात मनाना चाहते हैं। मगर जुयांग को तो पुरानी बातें याद आ रही थी। एल्डर जियांगलू ने जुयांग को बचपन में सहारा दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके दिल में एक ही सवाल था कि डीमन गॉड ने ऐसा क्यों किया। ये तो हमारी ऑफरिंग पर जिंदा है, तो ये हमें इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकता। हमें ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, हम तो बस इस दुनिया में जीना चाहते हैं। लेकिन अगर तुझे हमारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू हमारी ऑफरिंग को भी डिजर्व नहीं करता। और उतने में जुयांग ने बड़े गुस्से में आकर स्क्वायर पर एक जोरदार चमाट जड़ दी। ये थप्पड़ इतना ज्यादा करारा था कि वो स्क्वायर ऑन द स्पॉट मारा गया। वेल ये सब देखकर ही सभी लोग पैनिक होकर हॉल से भागने लगे। वहीं पर न्यूज़ 7 भी देखना चाहता था कि क्या वाकई जुयांग इस डीमन गॉड के खिलाफ जा पाएगा। इधर जुयांग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो कहता है कि मैं कभी किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस डीमन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर डीमन गॉड को भी जुयांग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा, इसलिए वो जियांगशु को साइड में रखते हुए सीधे जुयांग का मुकाबला करने पहुंच गया। उसने वहाँ का एक पिलर भी उखाड़ लिया था। डीमन गॉड जुयांग से पूछता है कि बता तेरी आंखों से इतना स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट कैसे महसूस हो रहा। अगर तू वाकई मुझे मारना चाहता है तो ध्यान से सुन, तेरी उतनी औकात नहीं। और इतना कहते साथ ही उस डीमन गॉड ने जुयांग को काफी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जुयांग यहाँ से वहाँ भागते हुए खुद को बचाने की पूरी कोशिश करने लगा, मगर उस डीमन गॉड ने जुयांग को अपने हाथ में दबोचते हुए जमीन पर पटकना शुरू कर दिया, जिसमें एंसेस्ट्रल हॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फाइनली उसने जुयांग को जमीन पर हिट कर दिया। डीमन गॉड को लग रहा था कि बच्चा तो मारा गया, मगर तभी जुयांग अधमरी हालत में दोबारा से उसके सामने खड़ा हो गया। वो डीमन गॉड से कहता है कि मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुम तो मुझे मार भी नहीं पाए। खैर तूने तो मजे ले लिए, लेकिन अब मजे लेने की बारी मेरी है। वहीं दूसरी तरफ हॉल के बाहर हम न्यूज़ 7 को देख पाते हैं, जो कि हॉल की हालत देखकर ही समझ गया था कि जुयांग बुरी तरह से पिटता जा रहा। वो खुश होते हुए कहने लगा कि वाओ, इस बच्चे की तो काफी तगड़ी धुलाई हो गई, अब तो मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव भी कर पाएगा। लेकिन न्यूज़ 7 को ये बात पता नहीं थी कि जुयांग कितना ज्यादा टफ है। अब उसे जिंदा देखते साथ ही डीमन गॉड ने फटाफट से जुयांग पर अपना पंच हिट कर दिया, मगर जुयांग पूरी ताकत लगाते हुए उसके पंच को रोकने लगा। डीमन गॉड कह रहा था कि तू एक मॉर्टल है, कल्टीवेशन भी तुझे मुझसे बचा नहीं सकती। हालांकि उसी वक्त जुयांग की ब्लड और ची एक साथ मर्ज होने लगी। उसके बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा पूरे टाउन में फैल चुकी थी, जिसे देखकर ही न्यूज़ 7 काफी ज्यादा पैनिक हो गया। दरअसल जुयांग ने एलिफेंट फोर्स ऑक्स डीमन फीस्ट को मास्टर कर लिया था। वेल यहाँ पर जुयांग ने इस टेक्निक की पहली मूव को यूज किया, जिसका नाम था फ्यूरी द हेवन। और उसके ऐसा करते साथ ही जुयांग की बॉडी से बड़ी ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। और फिर 1 बाय 1 करते हुए उसने एलिफेंट फोर्स ऑक्स डीमन फीस्ट की दूसरी, तीसरी और चौथी मूव का भी इस्तेमाल किया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा भयानक थी कि डीमन गॉड भी उसके सामने पैनिक हो गया। उसके बॉडी पर जो मल्टीपल लेयर थी वो अपने आप क्रैश होने लगी। तब तक डीमन गॉड घायल होकर सीधे एंसेस्ट्रल हॉल से बाहर आ गया। वो जुयांग को बता रहा था कि मैं एक डीमन गॉड हूँ, अगर तूने मुझे मारा तो तुझे भी कब्र नसीब नहीं होगी। मगर जुयांग पर उसकी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो डीमन गॉड पर अपनी लात और मुक्कों
बंदूकों की बारिश करना शुरू कर दी। उसकी खतरनाक मूव देखकर ही डीमन गॉड के तो पसीने छूट गए। तब तक जुयांग ने उस पर पंचेस की बौछार करते हुए एलिफेंट फोर सॉक्स डीमन फिश की सेकंड मूव का इस्तेमाल किया। वेल, इस मूव का नाम था डबल हैप्पीनेस। इस सेकंड मूव के बाद तो डीमन गॉड की हालत खराब हो गई थी। उतने में जुयांग ने अपनी तीसरी मूव का भी इस्तेमाल किया, जिसे ग्रेट फॉर्चून कहा जाता है। और अब जुयांग उस पर अपना आखिरी पंच हिट करने वाला था, मगर तभी डीमन गॉड उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दे, मैं पूरे टाउन में बारिश करूंगा। अब ये सुनते साथ ही जुयांग ने भी अपना पंच रोक लिया, मगर ये तो डीमन गॉड की एक चाल थी। उसने फटाफट से अपनी आउटर शेल को एक्सप्लोड कर दिया, जिसके चलते जुयांग काफी पीछे पुश हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं एक डीमन गॉड हूँ, भला तेरी जैसी चींटी के सामने भीख कैसे मांग सकता। और अब उसने अपने पार का इस्तेमाल करते हुए जुयांग पर न जाने कितने सारे एक्सप्लोजन कर दिए। साथ ही वो डीमन जोर जोर से हंस रहा था। उसे लगा कि उसने जुयांग को मार दिया, मगर जुयांग तो अभी भी जिंदा है। और अब उसने बड़ी तेज रफ्तार में चार्ज होकर डीमन गॉड की धुलाई करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि ये लात एल्डर जियांग लो के खून के लिए, तेरी वजह से उन्होंने खुद की जान ले ली। ये दूसरा पंच है जियांग शू के लिए, जिस पर तूने अत्याचार किया। ये तीसरा पंच है तेरी नाकामी के लिए, तो एक गॉड होकर भी एक विलेज को संभाल नहीं पाया। और ये चौथा पंच है मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मेरा दिल करा इसलिए मार दिया। डीमन गॉड तो उसका ये फ्यूरियस लुक देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो डर के मारे जुयांग को बताने लगा कि मैं नेदरवर्ल्ड के इंपीरियल कोर्ट का मेंबर हूँ, मुझे मारना यानी कि हेवन के खिलाफ जाना। मगर जुयांग उसकी नहीं सुनता और उसने अपने फाइनल ब्रूटल पंच के साथ डीमन गॉड का काम तमाम किया। जुयांग स्नेक कैचर से सीधा एक गॉड स्लेयर बन चुका था। और अब डीमन गॉड के मरते साथ ही सब कुछ शांत हो गया। जुयांग ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जुयांग भी उसका लाड़ करना चाहता था, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ उसे उठाकर लेके चली गई। अभी देखकर जुयांग थोड़ा सा हर्ट हो गया, मगर फिर भी वो विलेज के लोगों को समझा रहा था कि ये सब तो मैंने आपकी भलाई के लिए किया। इस डीमन गॉड ने हमें न जाने कितने ही साल परेशान किया था, लेकिन हर एक बंदे ने अपना दरवाजा जुयांग पर बंद कर दिया। जुयांग ने इन लोगों पर एहसान किया था, मगर उसी एहसान के बदले उसे इन लोगों की नफरत मिली। लोग तो डीमन गॉड को प्रे करते हुए जुयांग को ही मॉन्स्टर कहने लगे। वो प्रे करते हैं कि इस बच्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं, प्लीज हम पर अपना कहर मत बरसाना। ये सब देखकर ही जुयांग का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने जिनके लिए स्टैंड लिया वो उन्हीं के लिए एक विलन बन गया। सो फाइनली उसे फील हुआ कि अब वो इस टाउन में नहीं रह सकता। वो गुस्से में आकर वहाँ पड़ा खाना खाने लगा, मगर दिल में तो यही चल रहा था कि मैंने बस एक ईवल डीमन का खात्मा किया, तो इसमें मेरी कौन सी गलती हो गई। इसलिए वो अपने खून से दीवार पर लिख देता है कि मैंने तो बस तुम लोगों के लिए स्टैंड लिया था। साथ ही वो विलेज के सामने अपने घुटने टेक कर कहने लगा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर रहता आया हूँ, मगर आज मेरी वजह से आप सभी लोग मुसीबत में फंस गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब जुयांग वहाँ से जाने वाला था कि तभी जियांगशु हॉल से बाहर आ गई। वो जुयांग का शुक्रिया अदा कर रही थी। साथ ही वो जुयांग से कहती है कि चाहे मुश्किलें कितनी ही क्यों ना आए, तुम्हें मेरी खातिर जीना पड़ेगा। मगर जुयांग उसे पलट कर भी नहीं देखता, वो बस रोते हुए वहाँ से निकल गया। अब अगले सीन में हम न्यू 7 को देख पाते, जिसने अपनी पूरी बॉडी पर बैंडेड बांध दी थी। जुयांग ने जो उसकी हड्डियां तोड़ी थी, जिसके चलते नियो अभी भी परेशान था। वो कहता है कि जुयांग तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एक ही झटके में एलिफेंट फोर सॉक्स डीमन फिश की 5वीं लेवल को मास्टर कर लिया, और मैं इतने सालों से उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी तक कोई झंडा नहीं गाड़ पाया। ना मेरे ख्याल से जुयांग मेरा मास्टर बन सकता है। अगर मैं उसे पटा लूं तो हो सकता है कि वो मुझे कल्टीवेशन करना सिखा दे। और इसीलिए वो फनी वे में छलांगे लगाते हुए जुयांग की तरफ निकल पड़ा। खैर जुयांग एक गॉड स्लेयर बन चुका था और ये बात पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। लिंगलिंग सिटी का गॉड जाओ फैमिली, जो कि 8 ग्रेट फैमिलीज में से एक है, वो जुयांग को कैप्चर करना चाहती थी। अब हम लिंगलिंग के गवर्नर को देख पाते हैं, जिसे खबर मिली थी कि जुयांग नाम के एक स्नेक कैचर ने डीमन गॉड को मार दिया। साथ ही साथ उसने लोकल स्क्वायर का भी खात्मा किया और फिलहाल वो बंदा फरार है। वेल, इस गवर्नर को एल्डर फेंग के नाम से जाना जाता था। एल्डर फेंग अपने बेटे से कह रहा था कि जुयांग जरूर से एक कल्टीवेटर होगा, जिस पर उसका बेटा कहने लगा, हाँ बिल्कुल, जुयांग के घर से हमें कल्टीवेशन के मैनुअल मिले। वो डीमन रेस की ची गैदरिंग स्टेज की टेक्निक को मास्टर कर रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिंगलिंग सिटी गॉड का मेंशन दिखाया गया। इस गॉड का नाम था जू लिंगफू। वो कहता है कि जुयांग तो डीमन रेस की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है, मगर ये तो एक ह्यूमन
हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर फेंग कहने लगा कि जुयांग के पास काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है। हमारे क्लैन के न जाने कितने सारे एल्डर्स ने डेमोनिक पाथ को फॉलो करने की कोशिश की थी, मगर कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो पाया। मगर जुयांग को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। सो इस तरह से एल्डर फेंग और जू लिंगफू ये दोनों भी जुयांग में दिलचस्पी दिखाने लगे। जू लिंगफू ने अपने सारे डीमन गॉड्स को हुक्म दिया कि जैसे ही जुयांग तुम्हारे टाउन में आए उसे कैप्चर करो। वहीं पर एल्डर फेंग ने भी अपने न जाने कितने ही सारे ऑफिशियल्स और कल्टीवेटर्स को जुयांग के पीछे लगवा दिया। ह्यूमन और डीमन ये दोनों भी रेस जुयांग को कैप्चर करना चाहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि गलती से जुयांग दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जुयांग को खत्म कर दो। जाओ फैमिली नहीं चाहती थी कि जुयांग की डेड बॉडी भी नेदरवर्ल्ड के हाथ लगे। वहीं पर नेदरवर्ल्ड भी नहीं चाहता था कि जुयांग की लाश जाओ फैमिली के हाथ लगे। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हुआंग विलेज की डीमन गॉडेस अपने बंदों को बता रही थी कि इस पूरे इलाके पर ध्यान रखो, जुयांग नाम का बंदा जरूर से यहाँ से गुजरने वाला है, हमें कुछ भी करके उसे कैप्चर करना होगा। अब ये सुनते साथ ही वहाँ के मॉर्टल जुयांग को ढूंढने लगे। वेल ये सारी बातें जुयांग ने भी छुप कर सुन ली थी। वो न्यू 7 कहता है कि मैं मॉर्टल्स को मार नहीं सकता और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें खून खराबा तो करना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही न्यू 7 ने फटाफट से अपना डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट कर लिया और फिर वो सीधे उस गॉडेस का मुकाबला करने पहुंच गया। मगर वो गॉडेस छलांग लगाते हुए न्यू 7 को घायल कर देती है। अब ये देखते साथ ही टाउन के लोग अपनी गॉडेस के लिए चीयर्स करने लगे। साथ ही वो बंदी न्यू 7 को मारने के लिए अपना एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर लेती है, मगर न्यू 7 ने उसे एक ही झटके में निगल लिया। ये देखते साथ ही गाँव के लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकले। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। तो जियांग विलेज का डीमन गॉड भी जुयांग का रास्ता रोकना चाहता था, मगर जुयांग ने उसे अपने 2 ही फटकों में खत्म कर दिया। वो जिस भी विलेज से गुजर रहा था वहाँ के हर एक डेटी ने जुयांग पर हमले किए, मगर जुयांग के 2-4 फटके ही उनके लिए काफी थे। उसने 2 दिनों के अंदर ही न जाने कितने ही सारे डीमन डेटीज का खात्मा किया, जिसके चलते उसका गॉड स्लेयर वाला टाइटल और भी ज्यादा पॉलिश हो गया। चाहे वो रिवर गॉड हो या फॉर्चून का गॉड हो, कोई भी जुयांग के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा था। जुयांग को रियलाइज हुआ था कि ये गॉड्स इतने पावरफुल नहीं, मगर फिर भी इन्होंने हमेशा मॉर्टल्स को बुली किया। और इसी दरमियान जुयांग का एक जायंट डेटी से मुकाबला हुआ। अब जुयांग इसकी मोटी चमड़ी तो उखाड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने भागना शुरू कर दिया ताकि वो इस डीमन को अपने पीछे भगा भगा कर ही खत्म करवा दे। मगर उस डीमन ने अपने भाले से जुयांग को मारने की कोशिश की, हालांकि उसका भाला भी उसी के जैसा स्लो था, जिसके चलते जुयांग वहाँ से भाग निकला। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जुयांग और न्यू 7 आराम फरमा रहे थे। तभी न्यू 7 जुयांग को बताता है कि भाई तू काफी ज्यादा पावरफुल है, तूने तो एलिफेंट फोर्स ऑक्स डीमन फिस्ट को काफी इजीली मास्टर कर लिया, मगर मुझे तो आज तक कभी उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो जुयांग उसे बताने लगा कि उस टेक्निक को मास्टर करने के लिए तुम खुद को एलिफेंट या फिर ऑक्स समझ बैठते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त तुम ये सोचो कि तुम्हारी सोल एक ऑक्स जैसी फियरलेस है, या फिर तुम यूँ समझो कि तुम एलिफेंट जैसे स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें तो बस इमेजिन करना है कि तुम्हारी सोल इतनी पावरफुल होगी। अभी सुनकर न्यू 7 कहने लगा कि मेरे भाई यानी कि हमारे एंसेस्टर ने इस टेक्निक को कभी समझा ही नहीं, शायद इसी वजह से मैं आज तक इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया। मैंने हमेशा अपनी बॉडी को तब्दील करने पर फोकस किया था, ना कि मेरी सोल को। न्यू 7 उससे कहने लगा कि अगर हम माउंटेन ऊपर गए तो तुम वहाँ पर सेफ रह पाओगे। वहाँ पर मेरी किनियान केव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ तुम्हें ढूंढते हुए कोई भी नहीं आने वाला, मगर माउंटेन वो तक पहुँचने के लिए हमें 200 मीलों का सफर पूरा करना होगा। जिस पर जुयांग कह रहा था कि घर से निकलकर हमें 4 या 5 मील हुए होंगे, और सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस में मैंने न जाने कितने सारे डीमंस को मार दिया। हर एक टाउन का गॉड मुझे मारना चाहता। जिस पर न्यू 7 कह रहा था कि शायद सिटी गॉड ने तुम्हें मारने का ऑर्डर जारी किया है। उस सिटी लॉर्ड को जू लिंगफू के नाम से जाना जाता। उसके अंडर लगभग 800 माउंटेन और 500 रिवर्स हैं। साथ ही लेक और विलेजेस को काउंट की जाए तो उसके पास लगभग 2000 नेदर गॉड से ज्यादा होंगे, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ माउंटेन डेटीज का डीमन गॉड के साथ ज्यादा जमता नहीं, इसीलिए माउंटेन में ही तुम थोड़े बहुत सेफ हो। अभी सुनते साथ ही जुयांग कहने लगा कि लगभग 2000 डीमन मेरे पीछे पड़े हैं, मैं अकेले तो उन सबका खात्मा नहीं कर सकता। अगर इस जर्नी में किसी पावरफुल बंदे ने मुझ पर हमला किया तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मेरी वजह से तुम अपनी जान खतरे में मत डालना। अभी सुनकर न्यू 7 थोड़ा सा
सा शॉक हो गया। वो कह रहा था, मेरे भाई क्या वाकई तुम चाहते हो मैं मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? जिस पर जुयांग कह रहा था कि मैंने अकेले ही नेदर गॉड का खात्मा किया था, इसलिए जो भी अंजाम होगा मैं अकेले ही उसे फेस करूंगा। वेल, जुयांग की बातें सुनकर न्यू 7 काफी ज्यादा मायूस हो गया और उतने में एक बंदे की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो जुयांग से कह रहा था कि तुम्हारी इमोशनल बातें सुनकर तो मुझे रोना आ गया, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि रोना मुझे पसंद नहीं आता। दरअसल जुयांग अभी तक बस डीमन से निपटता आ रहा था, मगर अब जाओ फैमिली का बंदा भी वहाँ पर पहुंच चुका है। वो बंदा जुयांग से कहने लगा कि लिंगलिंग काउंटी हमारी जाओ फैमिली के अंडर आती। यहाँ पर हमने कुछ नियम सेटअप किए थे, मगर तुमने अपने जैसे ह्यूमन स्क्वायर जियांग को मार के रूल्स को ब्रेक किया है। वेल, बंदा जहाँ पर भी पाव रख रहा था वहाँ की पूरी घास जलकर राख हो गई। वेल, इस बंदे का नाम है दिंग चुयान। वो जुयांग से कह रहा था कि स्क्वायर को मार के तुमने डीमन गॉड को भी ठिकाने लगा दिया, इसलिए अब तुम्हें अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। जिस पर जुयांग कह रहा था कि इन डीमंस ने हम इंसानों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनके सामने तो हम बस कीड़े हैं जिन्हें कभी भी मसला जा सकता। तो जुयांग उसके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे गवर्नर फेंग की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे कि वो ह्यूमंस को कायदे में नहीं रख सकते। और अब जुयान ने जमीन से एक वाइन को समन करते हुए उस पर सवार हो गया। वो कहता है कि मैं ह्यूमन की कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करता हूँ, ना कि तुम्हारी जैसी डिमोनिक पाथ को। तो जुयांग उसे बताता है कि मेरे पास डिमोनिक पाथ को अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस दुनिया में जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक है वो सारी की सारी नोबल फैमिलीज ने सीक्रेट रखी। हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए यहाँ पर एक भी रिसोर्स मौजूद नहीं है। जिस पर जुयान उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि बच्चे, इसमें गलती नोबल क्लैन की बिल्कुल नहीं, असल गलती तो तुम्हारे माँ बाप की है। वो कमजोर थे इसी वजह से मारे गए, तुम कमजोर हो तो तुम भी मारे जाओगे। देखो मेरे पास जो कल्टीवेशन मेथड है उसे मैंने जाओ फैमिली से हासिल किया था। अगर तुम भी मेरी जैसी कड़ी मेहनत करोगी तो जाओ फैमिली तुम्हारे साथ भी अपने टेक्निक को शेयर कर सकती है। जिस पर जुयांग कह रहा था कि अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी जैसा जाओ फैमिली का पालतू कुत्ता बन जाऊं? अगर मैं कुत्ता बना तो मुझे भी तुम्हारी जैसी कल्टीवेशन टेक्निक हासिल होगी, लेकिन जैसे तुम्हें पालतू बनने में मजा आता है मुझे वैसा बिल्कुल नहीं आता। अब ये सुनते साथ ही उस बंदे ने गुस्से में आकर अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स को एक्टिवेट कर लिया। वो जुयांग पर हमला करते हुए कह रहा था कि तू तो पालतू कुत्ता बनने के भी लायक नहीं है। थोड़ी देर में उसने जुयांग को पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स में जकड़ते हुए सीधे जमीन पर पटक दिया। साथ ही जुयान अपना मास्क लगाते हुए कहने लगा कि जुयांग तू काफी बड़ा खुशनसीब है जो आज मेरी इस मूव को विटनेस करेगा। मैं आज तुझे एक रियल कल्टीवेशन आर्ट दिखाने वाला हूँ। और अब उस बंदे ने अपनी मूव का इस्तेमाल करते हुए जुयांग को जकड़ना शुरू कर दिया। उसकी स्पिरिचुअल वाइन जमीन को चीरते हुए सीधे जुयांग की तरफ आगे बढ़ रही थी। जुयांग भी स्पिरिचुअल वेन से खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें नाकाम रहा। तभी उसकी स्ट्रगल देखकर वो बंदा उससे कहने लगा कि चाहे तो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एंडलेस वाइन टेक्निक का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मत सोचना कि तुम्हारी वो डिमोनिक आर्ट मेरे राइचस आर्ट को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। तुम्हारी और मेरी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। और इतना कहते साथ ही उसने जुयांग को अपनी एंडलेस वाइन में पूरी तरह से जकड़ लिया। वो कह रहा था कि अगर मैं एक पालतू कुत्ता हूँ तो तू है एक सड़क छाप कुत्ता जिसका कोई मालिक नहीं। और अब यहाँ पर जुयांग ने पागलों जैसे हंसते हुए अपनी न जाने कितनी सारी वाइन्स को समन कर लिया। जुयांग की तो सारी स्ट्रगल बेकार हो गई, वो चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। और फाइनली एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ हमें स्पिरिचुअल वाइन्स का वो जाल दिखाया गया। उस बंदे ने हजारों स्पिरिचुअल वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए जुयांग को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद जुयांग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तू एक मामूली सा कीड़ा है, तूने एक कमजोर डीमन गॉड को मार के दिया, तुझे ऐसा लगा कि तू पावरफुल बन गया। वहीं पर न्यू 7 चुपके से सारा तमाशा देख रहा था। वो कह रहा था कि जुयांग की एंडलेस वाइन टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है। एक बार अगर कोई बंदा इसमें जकड़ा गया तो मौत के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जुयांग को बचाऊं या यहाँ से भाग जाऊं। मेरे ख्याल से यहाँ से भागना ही सही रहेगा। वैसे भी जुयांग मेरा कोई लंगोटिया यार नहीं जिसके लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूं। इधर जुयांग कहता है कि मैं वाकई तुझे मारना चाहता था, लेकिन क्या करूं, जाओ फैमिली चाहती है कि मैं तुझे जिंदा कैप्चर करूं। हाँ, मगर उन्होंने ये नहीं बताया था कि तुझे किस हालत में लेके जाना है। तेरे हाथ पाँव को तो मैं तोड़ ही सकता। और उतने में काफी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होते हुए स्पिरिचुअल वाइन्स का वो केज टूट गया। जुयांग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी एंडलेस वाइन टेक्निक से जिंदा
मुकाबला नहीं बचा था। वो जुयांग से पूछ रहा था कि आखिर तूने मेरे केज को ब्रेक कैसे किया, जिस पर जुयांग जवाब देते हुए कहने लगा कि इसके लिए तो मैंने तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तूने शो ऑफ करते हुए अपनी वाइन टेक्निक का नाम मुझे बता दिया था। चाहे कोई स्पिरिचुअल वाइन कितनी ही भयानक क्यों ना हो, मगर वो फायर के सामने तो टिक नहीं सकती, और इसी वजह से मैंने हेवन रेडियंस बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें इतनी प्योर यांग पावर है जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती। तो जुयान कहता है हाँ, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स हैं। तो जुयांग उससे कहने लगा कि अगर तुम जाओ फैमिली की टेक्निक का इस्तेमाल करते तो हो सकता है कि मैं उसे ब्रेक ना कर पाता, मगर तुम्हारे पास तो उनकी टेक्निक है ही नहीं। जाओ फैमिली ने तो अभी तक अपनी सीक्रेट आर्ट को पालतू कुत्तों के साथ शेयर नहीं किया, और इसी से तुम्हारी औकात भी पता चल गई। खैर, तुमने मुझे काफी देर तक तंग किया, लेकिन अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना कहते साथ ही जुयांग ने अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे चुआन की तरफ निकल पड़ा। वेल, उसके अटैक को रोकने के लिए चुआन ने उस पर अपनी स्पिरिचुअल वाइन से अटैक किया था, मगर जुयांग तो उसकी वाइन को स्मैश करते हुए सीधे आगे बढ़ रहा था। हालांकि तब तक चुआन उसके हमलों से रोकने के लिए इधर उधर भागने लगा। साथ ही साथ वो एंडलेस वाइन टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है ताकि जैसे तैसे जुयांग को दोबारा से जकड़ पाए। उस बेवकूफ को इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि जुयांग के पास तो हेवनली रेडियंस है। इस मूव का मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता, मगर इस टेक्निक के अलावा चुआन के पास और कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो फटाफट से अपनी वाइन का इस्तेमाल करते हुए जुयांग पर मुसलसल हमले करने लगा। मगर जुयांग के पास इनक्रेडिबल स्पीड है, जिसकी मदद से वो एक ही सेकंड में चुआन के पास पहुंच गया। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक इंटेंस बैटल शुरू हो गई, जिसमें चुआन अपने लोटस को फॉर्म करते हुए जुयांग को उसमें जकड़ लेता है। मगर उस लोटस का हाल भी एंडलेस वाइन जैसा हुआ था। साथ ही जुयांग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखते साथ ही चुआन के तो होश ही उड़ गए। वेल, यहाँ पर जुयांग ने एलिफेंट फोर्स ऑक्स डीमन फिस्ट की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल किया था। वेल, इस मूव को मिस फॉर्चून बी गॉन कहा जाता था। वेल, जुयांग ने तो उस बंदे पर अपना पूरा डोमिनेंस साबित कर दिया, इसलिए चुआन अपनी स्पिरिचुअल वाइन पर सवार होकर सीधे जंगल की तरफ भागने लगा। वो बस मौके की तलाश में था। वो कहता है कि बस मुझे एक चांस मिल जाए, मैं इस बंदे को एक ही फटके में मार दूंगा। और फिर उसने वहाँ पर अपने बड़े ही अजीब से फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। उस फॉर्म के हेवी प्रेशर की वजह से जुयांग घुटनों पर आ चुका था। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, और ऐसे ही मौके की तो चुआन को तलाश थी। वो अपने वाइन डीमन के जरिए जुयांग पर एक फाइनल अटैक करने ही वाला था, मगर उतने में ही नियो 7 ने पीछे से आकर सीधे चुआन के गले पर काट दिया। उसके पॉइजन का असर होते साथ ही चुआन नीचे गिरने लगा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जुआन सीधे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। ये एक ही पंच इतना ज्यादा भयानक था कि चुआन न जाने कितने सारे पेड़ों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ घसीटने लगा, और अब वो फाइनली एक चट्टान पर हिट हो जाता है। यहाँ पर चुआन अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, मगर उतने में जुयांग ने उसकी हड्डियां तोड़ना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि मेरी इजाजत के बगैर तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता, और अब जुयांग उस पर फाइनल पंच हिट करने वाला था, मगर तभी जमीन से कई सारी स्पिरिचुअल वाइन बाहर आ गई। वो चुआन को प्रोटेक्ट करते हुए सीधे उसे जमीन के अंदर धंसाने लगती है, मगर उसने वहाँ से जाने से पहले जुयांग को धमकी दी थी कि वो इस जलीलियत का बदला जरूर लेगा। अब जुयांग भी उसके पीछे अंडरग्राउंड जाने वाला था, मगर उतने में उसे जाओ फैमिली के दूसरे ऑफिशियल्स की आवाज आई। वो लोग कह रहे थे कि शायद सीनियर चुआन ने जुयांग को पकड़ लिया है। तभी नियो 7 जुयांग से कहता है कि मेरे भाई जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, हम सिर्फ 2 हैं और वो कई सारे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जुयांग भी उसकी बात मानकर वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही साथ वो भागते हुए नियो 7 का भी शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि नियो 7 की वजह से चुआन अपनी आखिरी मूव को यूज नहीं कर पाया था। जिस पर नियो 7 कह रहा था, मेरे भाई क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुमने सिर्फ अपने विलेज के खातिर एक डीमन गॉड को खत्म किया, तुम्हें पता था कि इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, मगर फिर भी तुमने सच्चाई का साथ दिया। अगर सच बताओ तो हम डीमंस भी एक ही चीज की वैल्यू करते हैं, जो की है लॉयल्टी, और तुम एक वफादार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता था। मेरे ख्याल से तुम भी मेरे जैसे ही कोई डीमन हो। जिस पर जुयांग कह रहा था, ना मैं तो एक ह्यूमन हूँ। मगर तभी जुयांग के दिमाग में एक ख्याल आया, वो डिमोनिक आर्ट्स को काफी अच्छे से यूज कर पा रहा था, और शायद इसी वजह से जाओ फैमिली उसके पीछे पड़ गई। उन्हें लगता होगा कि मैं हाफ ह्यूमन हाफ डीमन हूँ। अब अगले सीन में हम चुआन को देख पाते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं था। जाओ फैमिली के बंदे वेचू नाम के ऑफिशियल्स को बताने लगे कि चुआन की बॉडी पर पॉइजन ने असर
असर किया है। अगर हम इसे बचा भी ले तो भी हो सकता है कि हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। साथ ही इसकी वजह से जाओ फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमने इसे यहीं पर छोड़कर सीधे जुयांग को पकड़ने निकलना चाहिए। वो बंदा यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा, लेकिन वेचू ने इसके लिए मना किया। वो कह रहा था कि हम सभी लोग जाओ फैमिली को सर्व करते हैं, तो एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता। और अब वेचू ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए चुयान को हील कर लिया, जिसके चलते चुयान की जितनी भी हड्डियां ब्रेक हुई थी वो अपने आप जुड़ने लगी। और अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट होते साथ ही वो तुरंत ही वेचू का शुक्रिया अदा करने लगा। वेचू उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर जुयांग ने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे कर दी। जिस पर चुयान बताने लगा कि उसके पास काफी भयानक डिमोनिक आर्ट्स है, साथ ही उसके स्नेक डीमन ने पीछे से आकर मुझे बाइट किया था। तो वेचू उससे कहता है कि मेरे भाई तुम अब रिकवर करो, तब तक मैं जाकर उस जुयांग को पकड़ लेता हूँ। और तभी चुयान को फील हुआ कि उसका मैनुअल तो गायब है। और अब हमें एक पुराने टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुयांग और न्यू सेवन ने पनाह ली थी। न्यू सेवन उससे कहता है कि मेरे भाई तुम तो बुरी तरह से घायल थे, फिर तुमने चुयान का ये मैनुअल कब चुरा लिया। जिस पर जुयांग कह रहा था कि जब मैंने उसकी हड्डियां तोड़ी उसी वक्त मैंने इस मैनुअल पर भी कब्जा कर लिया। उसे इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि उसने मैनुअल पर ध्यान ही नहीं दिया। वेल, इस मैनुअल के साथ साथ चुयान को सिल्वर भी हासिल हुआ, जिसमें वो अपना आगे का कुछ दिनों का गुजारा चला सकता था। और अब जुयांग चुयान के मैनुअल को चेक करने लगा। दरअसल इसमें जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक मेंशन थी, जो देख न्यू सेवन बताता है कि जाओ फैमिली कभी भी अपनी टेक्निक किसी के साथ शेयर नहीं करती। और इस मैनुअल पर की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा मॉडर्न है। मेरे ख्याल से चुयान जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को चुरा रहा था, यानी कि वो भी वफादार कुत्ता साबित नहीं हुआ। वहीं पर जुयांग को समझ आ गया कि चुयान हिडन पिल कैशे मेथड का इस्तेमाल कर रहा था। उस बंदे ने इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, मगर फिर भी ये काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो न्यू सेवन से कह रहा था कि मुझे कुछ भी करके एलिफेंट फोर्स ऑक्स डीमन फिस्ट की छठी लेवल पर पहुंचना होगा। उस वक्त मैं चुयान का मुकाबला कर सकता हूँ। साथ ही वो न्यू सेवन से कह रहा था कि ये टेक्निक मैं तुम्हें भी सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं जो बताता हूँ उस पर फोकस करो। और इतना कहते साथ ही जुयांग ने ग्रेट सन बॉडी टेम्परिंग मेथड को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रहा था कि ग्रेट सन से तुम अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकते, जिसके चलते सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाएगी। और मेरी ये ग्रेट सन टेक्निक एलिफेंट फोर्स ऑक्स टेक्निक का ही एक हिस्सा था। और इसी वजह से चुयान के साथ फाइट करते हुए मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। जो सुनकर न्यू सेवन कह रहा था कि मेरे एंसेस्टर तो कभी ये फिगर आउट नहीं कर पाए। मेरे भाई कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। और उतने में जुयांग की बॉडी से काफी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई। दरअसल उसने एलिफेंट फोर्स ऑक्स डीमन फिस्ट की छठी लेवल को अचीव कर लिया था। उसकी कल्टीवेशन स्पीड देखकर ही न्यू सेवन को चक्कर आने लगे। तो जुयांग उसे बताने लगा कि एलिफेंट फोर्स को मास्टर करना काफी ज्यादा आसान है, बस इसके लिए तुम्हें अपनी ब्लड एनर्जी और बॉडी टेम्परिंग पर ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारा ब्लड प्यूरिफाई रहा और तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग रही तो हो सकता है तुम इसमें मास्टर कर लो। इसलिए जुयांग ने सबसे पहला तो न्यू सेवन को ग्रेट सन बॉडी टेम्परिंग सिखाना शुरू कर दी। उसे मास्टर करते साथ ही हम देख पाते कि न्यू सेवन ने एलिफेंट फॉर्म को समन किया है। दरअसल न्यू सेवन कई सालों से इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और आज सही डायरेक्शन मिलते साथ ही उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। हालांकि उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को वेइचू ने भी देख लिया था, इसलिए वो लोग सीधे टेम्पल की तरफ रवाना हो गए। इतना ही नहीं, इस कमोशन को स्टोन डेटी और उसके साथियों ने भी विटनेस किया। हर एक डीमन को ये बात पता चल गई थी कि जुयांग एक गॉड स्लेयर है, तो ये सभी लोग उसे पकड़ना चाहते। इसलिए स्टोन माउंटेन डेटी भी सीधे उस टेम्पल की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ न्यू सेवन ने एलिफेंट फोर्स की 5वीं लेवल को अचीव किया था, जिसके चलते उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसने तो अपनी पूंछ पर ही एक बड़ी सी चट्टान को उठा लिया। वो जुयांग से कह रहा था कि मैं 3rd जनरेशन हूँ जिसने पहली बार इस टेक्निक को मास्टर किया है, और ये काम तो मैं भी नहीं कर पाता, मगर तुम्हारा गाइडेंस मिलने से ये पॉसिबल हुआ। तो जुयांग भी उसे बधाई देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मगर तुम्हारे एलिफेंट रोर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, तो हमारे दुश्मन ने जरूर से इसे नोटिस किया होगा, इसलिए हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। तो न्यू सेवन भी उसकी बात से अग्री हो गया। और तभी इन्होंने देखा कि वहाँ का पूरा इलाका शेक हो रहा है। वेल, इसके पीछे जुयांग के दुश्मन नहीं बल्कि कोई और ही रिस्पॉन्सिबल था। न्यू सेवन ने देखा कि वहाँ पर शैडो रिवर अपीयर हो गई। अब जुयांग को तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए न्यू सेवन उसे बताने लगा कि दरअसल शैडो रिवर नेदर वर्ल्ड से बिलोंग करती है, मगर आज तक इस शैडो रिवर ने मॉर्टल वर्ल्ड में कदम नहीं रखा था। इसके अंदर तुम्हें जो ग्रीन स्ट्रिंग नजर आ रही, दरअसल वो इवल स्पिरिट है। अब तो हमारी दुनिया वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जुयांग भी इस खौफनाक नजारे को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।